हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज एक नया वीडियो आपके सामने फिर लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। 27 फरवरी सीआरपीएफ, एससीएम और सीएसआई एग्ज़ाम 2023 से संबंधित एक नया एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे साथ बने रहें और पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश से संबंधित कौन है। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश से संबंधित है? हु एमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू सैयद डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो पूरे के पूरे इसका एक लेखा जोखा समझ लीजिए। सैयद राजवंश कब से कब तक माना जाता है? 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी से सैयद राजवंश माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। कौन थे? खिज्र खां थे। 1414 में इन्होंने की थी। दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था कौन सा? सैयद वंश। ये भी आपको याद रखना है। खिज्र खां कब से कब तक माने जाते हैं? 1414 से 1421 माने जाते हैं। ये संस्थापक किसके थे? सैयद वंश के। इनका गवर्नर कौन था? मुल्तान था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1421 में। आपको विशेषकर याद कर लेना है। अगला शासक कौन आता? मुबारक शाह। कौन आता दोस्तों? मुबारक शाह। कब से? 1421 से 1414 तक। तो मुबारक शाह के विषय समझ लीजिए। मुख्य पॉइंट, दिल्ली के दरबार में हिंदू रईसों की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान था। कौन? मुबारक शाह। इसके बाद जमुना नदी के किनारे मुबारकबाद शहर का निर्माण कराया था। कौन? मुबारक शाह। ये बहुत हाईलाइट पॉइंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह कब से? 1434 से 1445 तक रहता है। इसके विषय में क्या तथ्य याद रखना है? लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी की मदद से मालवा के शासक को हराया था इसने, और खान के साथ बहलोल लोदी को सम्मानित किया था। 2 पॉइंट इससे भी याद रखना है। तो आगे आपको लेकर चलते हैं। अगला ध्यान रखना है आपका, कौन है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित थे? गुलाम वंश से। याद रखना, दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। इसके बाद अगला देखना है गयासुद्दीन बलबन। ये किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश से। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यह क्या था? इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का। दोस्तों आपको याद रखना, यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसके बाद इसका अंत तुर्काना ए चहलगामी या चालीसा, जिसे इल्तुतमिश ने पेश किया था, इससे संबंधित था। इसके बाद सिजदा और पैगोस को लागू किया था। कौन? गयासुद्दीन ने। ध्यान रखना। इसके बाद अगला आपको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिया सुल्तान किससे संबंधित थी? गुलाम वंश की। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। इल्तुतमिश की यह बेटी थी। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी। ध्यान रखना, ये विशेषकर आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? गोल्ड यानी सोना का प्रतीक चिन्ह क्या है? एयू। एयू परमाणु संख्या कितनी होती है? 79 के साथ एक रासायनिक तत्व है। यह स्वाभाविक रूप से उच्च परमाणु वाले तत्वों में से एक है। यह एक चमकदार, थोड़ा लाल पीला, घना, मुलायम, लचीली एवं कोमल धातु है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 में भारत किस स्थान पर? 121वें स्थान पर है। और किस 6वें श्रेणी स्थान पर फिसल कर 107वें स्थान पर आ गया? 6 स्थान फिसल कर 107वें स्थान पर आ गया। वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या है? इसके विषय में समझ लीजिए। विस्तृत जानकारी और PDF आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे 1 दिन के बाद। तो आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे और इसका रिवीजन कर पाएंगे। इसी तरीके से हम अन्य वीडियो का भी PDF आपको दे देंगे। सामान्य श्रेणी में भूखमरी या हंगर भोजन की कमी से होने वाली परेशानियों से संदर्भित करती है। हालांकि GHI महज इसी आधार पर भूखमरी का मापन नहीं करता है, बल्कि भूखमरी की बहुआयामी प्रकृति विचार करता है। इसके लिए GHI 4 आधारों पर विचार करता है। जैसे ध्यान रखना कि कितने आधारों पर? 4 आधारों पर विचार करता है। आगे देखिए कि चाइल्ड स्टलिंग क्या दिया है? चाइल्ड स्टंटिंग
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका कम कद उनकी आयु के अनुरूप कम है, जो गरीब अल्पपोषक को दर्शाता है। एक और अगला कह रहा है GHI स्कोर के 1/6 भाग का निर्माण करता है। ये भी हाईलाइट पॉइंट है। अगला याद रखना चाइल्ड वेस्टिंग 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन कद के अनुरूप है, जो तीव्र अल्पपोषण को दर्शाता है। यह GHI के स्कोर के 1/6 भाग का निर्माण करता है। अगला याद रखना मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टिलिटी 5 वर्ष की आयु के पूर्व मृत्यु का शिकार हो जाने वाले बच्चों का हिस्सा या जो पर्यंत अस्वास्थ्य वातावरण के घातक मिश्रण को प्रकट करता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला GHI स्कोर के 1/3 भाग का यह निर्माण करता है। आगे देखिए ध्यान से, अगला आपका पॉइंट बनेगा कुल स्कोर 100 पॉइंट स्केल पर रखा गया है। कम स्कोर बेहतर प्रदर्शन को परिलक्षित करता है, यानी 20 से 33.9 के बीच स्कोर को गंभीर यानी सीरियस श्रेणी में आंका जाता है। GHI 2022 में 29.1 के कुल स्कोर के साथ भारत इसी श्रेणी में रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कनाडा संविधान के किस स्रोत से संविधान लिया गया है? व्हाट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो चलिए इसके विषय में समझ लेते हैं। ये भी एक विस्तृत आपको PDF के माध्यम से देंगे, बेहतरीन डिजाइन किया गया है। तो क्या क्या कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से आपातकालीन उपबंध और न्यायपालिका ये दोनों लिया गया है। इसके बाद ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर शासन का महाभियोग प्रक्रिया। आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। कनाडा से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। जर्मनी का वाइमर से क्या लिया गया? आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन। सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। और फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान में संशोधन प्रक्रिया। जापान के संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सब विशेषकर आपको याद रखना, एक अच्छे क्वेश्चन के रूप में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शंकर सुब्रमण्यम नारायण किस खेल से संबंधित थे? तो 5 अगस्त 2021 को 2 बार ओलंपियन और भारतीय टीम के गोलकीपर रहे शुभंकर सुब्रमण्यम नारायण का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें यस बाबू नारायण के नाम से भी जाना जाता है। बहुत हाईलाइट है, इसको याद रखना। ये आपसे श्योर पूछा जाने की इसकी संभावना है, ध्यान रखना। अगला आपका दिया गया है, उन्होंने मेलबर्न ओलंपिक 1956 और रोम ओलंपिक 1960 और भारतीय फुटबॉल का प्रतिनिधित्व किया था। मेलबर्न ओलंपिक 1956 में भारतीय फुटबॉल ने 4था स्थान हासिल किया था। वर्ष उन्होंने 1964 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इनका जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। उन्होंने फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल भी महाराष्ट्र की तरफ से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विश्वभूषण हरिश्चंद्र किस राज्य से के राज्यपाल हैं? विश्वभूषण जी एक आदि नेता और आंध्र प्रदेश के 23वें और वर्तमान में राज्यपाल हैं। विश्वभूषण उड़ीसा में 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, वह मंत्री भी रह चुके हैं। ध्यान रखना, 5 फरवरी 2023 को इन्हें छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया। ये भी आपको विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शाहजहाँ की बेगम का क्या नाम था? शाहजहाँ की बेगम का क्या नाम था? दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और मेहनत करिए, सफलता निश्चित ही आपकी कदम चूमने वाली है। तो शाहजहाँ की बेगम क्या नाम था? मुमताज़ महल। क्या था? मुमताज़ महल। थोड़ा इनका भी हिस्ट्री समझ लीजिए। यह मस्जिद गेस्ट हाउस और दक्षिण में प्रवेश द्वार बाहरी आंगन से मिलकर बना है, यानी मुमताज़ महल को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, आपको विशेषकर याद रखना है। और इसके दरगाहों को बाद में इससे जोड़ दिया गया। इसका निर्माण 1653 में पूरा किया गया। मुमताज़ महल का जन्म आगरा के अर्जुमंद बेगम के रूप में पारसी कुलीन परिवार में हुआ था। अबुल हसन आसफ खान की पुत्री थी, जो एक अमीर पारसी रईस थी। मुग़ल साम्राज्य में उच्च पद पर था। बादशाह जहांगीर की मुख्य पत्नी और बादशाह के पीछे की शक्ति मल्लिका नूर जहाँ की भतीजी थी। ध्यान रखना। आगे देखते हैं,
इनकी शादी 19 वर्ष की आयु में 30 अप्रैल 1612 को राजकुमार खुर्रम से हुई, जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया था, जिन्हें मुमताज़ महल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि 1607 में वह शाहजहां की मंगेतर थी। मुमताज़ महल की मृत्यु 1631 में 14वें बच्चे के रूप जब 14 बच्चे उनके गर्भ में आया, यानी गौहर आरा बेगम था, जिनका नाम गौहर आरा बेगम था, के दौरान बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना, शाहजहां ने ताजमहल को उनके लिए एक मकबरे के रूप में बनवाया, जिन्हें अमर प्रेम स्मारक माना जाता है। ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर था? तो कौन सा पहले स्थान पर कौन सा था? गाजियाबाद। समझ लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या इतनी थी, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः इतने और इतने थे। ध्यान रखना, 2001 में कुल जनसंख्या इतनी थी, जिसमें पुरुष इतने थे, महिला इतनी थी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जनसंख्या घनत्व देख लीजिए, ये भी एक नज़र में जो महत्वपूर्ण है। तो गाजियाबाद की 3971 और वाराणसी की 2395, लखनऊ की 1816, कानपुर की 1452। याद रखना है, इस दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि 20.23% थी, जबकि पिछले दशक में 25.80 थी। 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत का 16.5% है, 16.50% है। 2001 में यह आंकड़ा 16.16% था। ये भी आपको विशेषकर नोट करके चलना है। चलिए दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन पूछा, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी। अगर जबकि पूछेगा विषुवत रेखा को कौन सी है पार करने वाली? कांगो नदी। विषुवत रेखा को पार करने वाली कौन सी नदी? कांगो अफ्रीका की है। ध्यान रखना है। अगला देखें, जो मध्य प्रदेश से माही नदी के बाद जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में प्रवेश करके अपना जल गिराती है, राजस्थान और गुजरात से होकर यह गुजरती है। यह भारत की 5 पश्चिम वाहिनी नदियों में से एक है। ध्यान रखना। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपको याद करा दें कि गांधी जी जब वही आते हैं 1915 में भारत आते हैं गांधी जी। इसके बाद क्या करते हैं, 1915 में आते हैं, 1916 में उनको मुख्य वक्ता के रूप में बनारस बुलाया जाता है। इसके बाद 16 के सम्मेलन में शामिल होते हैं लखनऊ के। इसके बाद लखनऊ में राजकुमार शुक्ला से उनकी मुलाकात होती है, जहाँ पर राजकुमार शुक्ला इसके बारे में बताते हैं चंपारण के बारे में, और गांधी जी एक समय के लिए वहाँ पर जाते हैं। चलिए इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। चंपारण किसान आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में एक किसान विद्रोह था, जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ था। 1917-18 में चंपारण किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसका लक्ष्य यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के बीच प्रतिरोध जगाना था। इस बागान मालिकों ने नील की खेती के अवैध कठोर तरीके से इस्तेमाल किया, एक कीमत किया जिसे न्याय सिद्धांतों के अनुरूप किसानों के श्रम के लिए अपर्याप्त रूप से वर्णित किया जा सकता था। सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया भारत में पहला सत्याग्रह था। ध्यान दीजिए इससे क्या संबंध था, इसमें नील खेती 3 कठिया प्रणाली थी, ये भी याद रखना है। जैसे इस प्रकार से अगर 20 क्यारी बना दिया जाए तो प्रतिवर्ष 3 क्यारी पर आपको खेती करनी होती थी नील की, और जिस क्षेत्र में नील की खेती हो जाती थी वह क्षेत्र पूरी तरीके से ऊसर हो जाता था। ऐसे ऐसे करके प्रतिवर्ष से पूरी ज़मीन ऊसर बना दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इस संदर्भ में वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आते हैं, गांधी जी वहाँ जाते हैं। गांधी जी को उस समय कई ऐसे कार्य थे जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने इनको क्या कर दिया, अंग्रेज़ों ने इनकी बातें मान ली, क्योंकि उसके पहले गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रहे युद्ध में सैनिकों को भर्ती कराने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया था, जिस कारण गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, और इसके पहले कैसर हिंद की उपाधि भी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। हम गलती से कर दिए, सार्जेंट के बाद सार्जेंट की उपाधि इनको दिया गया था भारतीयों द्वारा, जबकि अंग्रेजों द्वारा कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इसी तरीके से अच्छे डिटेल PDF पाने के लिए, डिटेल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसका लाभ पहुँचाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।